थेरेपी एक्चुअली जो लास्ट बैच था उसने योग थेरेपी को पढ़ा था, तो इसीलिए योग थेरेपी की भी क्लासेस हैं। मैम मिली नहीं, मैंने भी ढूंढी थी, मेरे को भी नहीं मिली। आप एक लिंक भेज देंगे ना तो हमें थोड़ा सा पता चल जाएगा कि वो क्या है। ओके, मैं भेज दूंगी आपके ग्रुप में ना, ठीक है। थैंक यू। एक्चुअली योग थेरेपी की जो क्लास है ना, वो जो आप जो बैच पास आउट हो गया है उन्होंने योग थेरेपी वाला इलेक्टिव में पेपर पढ़ा था, तो वो जो सिलेबस है उसकी क्लास है, ठीक है। चलिए, आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके। तो देखिए, आज जो हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम दो तरह की वेल्थ को मेन लेके चलेंगे। एक होती है फिजिकल वेल्थ और एक होती है इंटेलेक्चुअल वेल्थ। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, फिजिकल वेल्थ मतलब जितनी भी शरीर में बीमारियां होती हैं उनसे मुक्ति, और मेंटल वेल्थ मतलब मानसिक रूप से या माइंड हमारा हेल्दी रहना। अब सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी बनती कैसे है। तो जैसे मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि ह्यूमन बॉडी की या किसी भी इवन एनिमल बॉडी भी हम लें, कोई भी जो लाइफ बॉडी है उसकी शुरुआत कैसी होती है? एटम से। सबसे पहले एटम्स होते हैं, मतलब परमाणु। बहुत सारे एटम्स जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर सेल बनाते हैं। अब बहुत सारे सेम टाइप और सेम फंक्शन की सेल्स जब आपस में मिलती हैं तो वो टिश्यू बनाती हैं, ठीक है। और जब सेम टाइप के टिश्यू आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं, और सेम फंक्शन वाले बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे सिस्टम्स जब मिलते हैं तो वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। अगर एटम को देखें तो उसका भी कुछ और, उसके भी माइक्रो पार्ट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो आपको सेंटर में दिख रहे हैं मूव होते हुए ब्लू और येलो, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और जो आपको ये बाहर सर्किल में मूव होते हुए दिख रहे हैं येलो कलर के, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमेशा ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जो कि न्यूट्रॉन नेगेटिव होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है। और जो सराउंडिंग जो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं ये नेगेटिव नेचर के होते हैं। और जब ऐसे एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो ये इस तरह से मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो एक या अधिक मॉलिक्यूल आपस में जब ज्वाइंट होते हैं, तो जैसे ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल जब आपस में ज्वाइंट होते हैं तो ये ऑक्सीजन के दो एटम जब आपस में ज्वाइंट होते हैं तो ये ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल लें तो एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम ये आपस में जब जुड़ते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो इसी तरह से ये आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं और फिर मॉलिक्यूल मिलके सेल बनाती है। ये एक सेल है पूरी, इसमें भी सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके आजू बाजू बाकी इसके सेल ऑर्गन होते हैं। और जब ये सेम नेचर के सेल्स आपस में मिलते हैं तो ये इस तरह से सेल्स का बंडल आपस में मिलता जाता है और ये टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं, जैसे ये लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है। तो ये बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलके ऑर्गन को फॉर्म करते हैं। ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है। तो ऐसे 10 सिस्टम, मेजर 10 सिस्टम ह्यूमन बॉडी में होते हैं। ये सारे सिस्टम आपस में मिलके ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं।
तो ये पूरा ह्यूमन बॉडी बनती कैसी है, ये उसका आपको हमने स्ट्रक्चर बताया। अब जब हम ह्यूमन बॉडी और आगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो बार बार यूज होंगे, तो हम थोड़े से उन टर्म्स को देख लेते हैं। योग में भी ये टर्म्स बहुत अधिक यूज होते हैं। जब आप एज अ कोच या एज अ जज काम करेंगे तो ये टर्म्स आप यूज करेंगे बार बार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनाटॉमी टर्म क्या होता है। तो एनाटॉमी का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर के स्टडी करना, मतलब किसी भी चीज़ की रचना कैसी है, उनके स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट कैसा है और वो कैसे दिखते हैं, इन सब का, अगर बहुत सारे ऑर्गन हैं तो उनका आपस में क्या रिलेशन है, इन सब चीज़ों का स्टडी करना एनाटॉमी होता है। और फिजियोलॉजी क्या होता है कि वो जो स्ट्रक्चर है उनकी वर्किंग कैसी है, उनकी क्रिया कैसी है, वो किस तरह से काम करते हैं, ये देखना फिजियोलॉजी होता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एनाटॉमी में हम पूरे मानव की ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के जो भी अरेंजमेंट है, उनका जो भी मॉर्फोलॉजी है, उसको हम पढ़ते हैं। और जो फिजियोलॉजी होती है तो उसमें वो जो ऑर्गन है वो किस तरह से उनमें एक्शन होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। तो मतलब एनाटॉमी ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के स्ट्रक्चर में डील करेगी और फिजियोलॉजी उन स्ट्रक्चर के फंक्शन को डील करेगी। अब एनाटॉमी यदि हम मेजर एक मोटे तौर पे देखें तो इसके 7 टाइप्स होते हैं। ग्रॉस या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इसको फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। रीजनल, सिस्टमैटिक, सरफेस या टोपोग्राफिक एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी, ये अगेन 3 पार्ट में डिवाइड होती है। रेडियोलॉजिकल, काइनोलॉजी और ऑस्ट्रोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी अगेन 4 पार्ट में डिवाइड होती है। साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। डेवलपमेंट एनाटॉमी, ये मोस्टली मदर वूम के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उससे रिलेटेड होती है। तो इसमें एम्ब्रियोलॉजी, फीटल, टेराटोलॉजी और जेनेटिक्स, ये 4 इसके टाइप्स होते हैं। फिर जो न्यूरो एनाटॉमी होती है और मॉर्बिड या पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। अब अगर हम ग्रॉस एनाटॉमी देखें जो कि 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी, रीजनल या सिस्टमैटिक। तो ग्रॉस एनाटॉमी मतलब होता है कि हम नेकेड आई से बॉडी के जिन स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लीवर है, उन सब की स्टडी ग्रॉस एनाटॉमी में आती है। अब जब ये रीजनल में आती है तो रीजनल मतलब होता है कि किसी एक भाग की पूरा अध्ययन करना। जैसे मान लीजिए हमने एक आर्म ले ली, हाथ ले लिया व्यक्ति का, और उसमें मसल्स कैसी हैं, उसमें बोन्स कैसी हैं, उसमें नर्व्स कैसी हैं, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, उसको पूरा स्टडी करना किसके अंतर्गत आ जाता है, रीजनल एनाटॉमी के। और सरफेस एनाटॉमी में क्या आता है कि जैसे हमने सिर्फ मसल्स लिया और पूरी बॉडी में देखा कि वो मसल्स के क्या क्या फंक्शन हैं, या हमने सर्कुलेटरी सिस्टम लिया या नर्वस सिस्टम लिया कि नर्व कहाँ कहाँ हैं बॉडी में, कैसे कैसे फैली हैं। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, रीजनल और सिस्टमैटिक। सेकेंड है सरफेस या टोपोग्राफिकल एनाटॉमी। तो इसमें जो बॉडी के लेयर पर जो रहते हैं स्ट्रक्चर्स, उनका अध्ययन किया जाता है। उसमें टिश्यू हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि जॉ की जो मसल्स हैं या फेशियल मसल्स हैं जिनको हम फील कर सकते हैं। जैसे अब जब हम लोअर जॉ को खोलते हैं या बंद करते हैं तो हमें मसल्स के मूवमेंट का फील होता है। तो इस तरह के जो सरफेस मसल्स होते हैं उनको इसमें स्टडी किया जाता है। अप्लाइड एनाटॉमी, ये पैथोलॉजी से रिलेटेड होती है और इसमें सर्जरी से भी रिलेटेड होती है। तो इसमें रेडियोलॉजी, तो एक्सरे जिसको हम ज़्यादातर एक्सरे जनरल भाषा में यूज़ करते हैं, रेडियोलॉजिकल। काइनेसियोसिस मतलब जिसमें हम मसल्स और बोन पर मेन स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं कि मसल्स कैसे खिंच रही हैं, बोन के मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं। और ऑस्ट्रोलॉजी, इसमें
टोटली बोन के बारे में स्टडी की जाती है कि जैसे फ्रैक्चर होता है, हेयर क्रैक होता है, तो इसके जो सर्जन होते हैं वो आर्थोपेडिक होता है। और आर्थोपेडिक के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो काइनेसियोलॉजी और आर्थोलॉजी दोनों चीज़ों का उसको नॉलेज हो, कि यदि मसल्स का नॉलेज है, बोन का नॉलेज है, तो उनका मूवमेंट्स कैसा हो रहा है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब ये फिर आगे 4 तरह की होती है। साइटोलॉजी मतलब इसमें जो सेल होती कि स्मॉल यूनिट है ह्यूमन बॉडी की, उसका स्ट्रक्चर, उसमें कोई उसके फंक्शंस, उसमें कोई अगर विकृति है, डिफॉर्मेशंस है, तो उन सब की स्टडी की जाती है। हिस्टोलॉजी मतलब जो सेल्स मिलके जब एक टिश्यू बना लेती हैं, तो एक कंप्लीट टिश्यू की स्टडी करना किसके अंतर्गत आ जाता है? हिस्टोलॉजी के। ऑर्गेनोलॉजी इसके अंतर्गत मतलब एक ऑर्गन में जो जो चीज़ से, जैसे हार्ट है तो वो कार्डिक मसल से बना है, उसमें नर्व है, तो वो सारा स्टडी करना, एक ऑर्गन किसी पर्टिकुलर की स्टडी करना ऑर्गेनोलॉजी होती है। और मार्फोलॉजी तो किसी शरीर का कोई एक भाग और उसकी पूरी तरह से बाहर से स्ट्रक्चर देखना, ये मार्फोलॉजी हो जाता है। डेवलपमेंट एनाटॉमी जैसा कि हमने बताया था, ये नेटल से रिलेटेड है कि जब बच्चा गर्भ अवस्था में होता है माँ के, तब ये की जाती है। तो इसमें एम्ब्रियोलॉजी मतलब जब लगभग 8 वीक तक, जब भी कोई मदर प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी शुरू होती है, तो 8 वीक तक उसके यूटेरस में जो सेल्स होती हैं उनको एम्ब्रियो कहा जाता है। तो वो जो एम्ब्रियो होता है उसका मतलब 8 वीक तक के टाइम ड्यूरेशन में उसकी स्टडी करना, या उसका पूरा स्ट्रक्चर देखना, या उसका इनिशियल डेवलपमेंट देखना, ये सब एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आता है। और 8 वीक के बाद मतलब 2 महीने के बाद उस चीज़ को हम फीटल कहते हैं। तो जब 8 हफ्ते के बाद, अगर हम मान लीजिए 2 महीने के बाद उस बच्चे के डेवलपमेंट को देख रहे हैं या उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो वो फीटल में आ जाएगी। और टेराटोलॉजी मतलब अगर एम्ब्रियो में कुछ एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स हैं तो वो टेराटोलॉजी में आ जाता है। और जेनेटिक्स मतलब जो एम्ब्रियो है उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए, ये सारे जो चीज़ें होती हैं, इन पर अगर स्टडी की जाती है तो वो जेनेटिक्स आ जाता है। फिर 6 था न्यूरो एनाटॉमी, तो इसके अंतर्गत नर्वस सिस्टम का पूरा स्टडी की जाती है। और मॉर्बिड मतलब कुछ ऐसे असामान्य जो रोग होते हैं या एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स होते हैं, तो उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। अब इसके बाद टर्मिनोलॉजी को हम शुरू करेंगे। यहाँ लिखे में यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये कुछ नोट्स जो थे वो आपके हिंदी में थे और कुछ इंग्लिश में प्रेजेंटेशन में, तो मैम क्या सब कुछ एक ही उसमें मिल सकता है इंग्लिश में? देखिए यहाँ मेजॉरिटी हिंदी ही रहते हैं, तो हम हिंदी में ही यहाँ पर चलेंगे, लेकिन टर्मिनोलॉजी कभी भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की हिंदी में नहीं होगी, क्योंकि वो इतनी टफ होती है कि आपको पढ़ना मुश्किल होगा। और सेकंड, इन जनरल वो इंग्लिश ही यूज़ होती है, हिंदी वाली यूज़ नहीं होती है। जैसे अभी पढ़ रहे थे साइटोलॉजी के बाद जो टिश्यू का स्टडी था, तो उसमें वो हिंदी का वर्ड कोई मतलब कोई टर्म था जो मतलब नॉट स्टडी हाँ ऑफ टिश्यूज इज सिंपल, वो ऊतकों का अध्ययन मतलब स्टडी हाँ ऑफ उत्तकों, टिश्यूज। हाँ उत्तकों। हाँ, तो मैम वही चीज हिंदी में का इंग्लिश में मिल सकता है, मतलब बाकी चीज ठीक है। उत्तकों इज मैं बोलने में इसीलिए आपको बताती जा रही हूँ ना कि टिश्यूज की स्टडी है, ओके। क्योंकि स्लाइड बहुत छोटी रहती ना, तो दोनों लैंग्वेज में लिख पाना मुश्किल होता है। आपके जैसे बहुत सारे स्लाइड्स इनिशियल वाले जो थे उसमें क्लियरली आपने हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रखा था। ठीक है, नो प्रॉब्लम है।
मैम जैसे एग्जाम में भी आएगा कोई क्वेश्चन, तो अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें भी हिंदी में नहीं समझ आएंगे, जैसे उत्तको ही आपने बोला, तो वो टिश्यू साथ में मतलब इंग्लिश में भी होगा उसका? बिल्कुल। हाँ, वो आप इसीलिए जो टर्मिनोलॉजी होती है किसी भी सब्जेक्ट में, वो आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी यूज कर सकते हैं, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी में तो इंग्लिश ही यूज होती है, क्योंकि हिंदी टर्मिनोलॉजी एक तो बहुत टफ होती है, और दूसरा वो प्रैक्टिकली यूज नहीं होती है ना। अब जैसे आप कहीं भी अगर बाहर भी जाओगे, कभी डॉक्टर से बात करना या कुछ भी, तो वो टर्मिनोलॉजी तो इंग्लिश वाली ही यूज होगी। तो साइंस में ये भी चलता है कि अगर आपको टिश्यू की TISSUE स्पेलिंग नहीं आ रही है, तो आप टी में छोटी की मात्रा, शक्कर का और उसमें ऊ की मात्रा वो लिख दें तो भी चलेगा, है ना। लेकिन टर्मिनोलॉजी जो है वो आप इंग्लिश में ही करें, उसका हिंदी ना देखें। वो टफ भी होता है और मुश्किल भी होता है। मैम एक आपने 7th वाला पॉइंट क्या बताया था? 6th वाज न्यूरो एनाटॉमी और 7th का क्या था? 7th का मॉर्फेड, हाँ, पैथोलॉजिकल, हाँ, पैथोलॉजिकल था, मॉर्बिड मॉर्बिड, साइकोलॉजिकल, नहीं मॉर्बिड पैथोलॉजी, मॉर्बिड मॉर्बिड या पैथोलॉजिकल। अच्छा पैथोलॉजिकल, हाँ, पैथोलॉजी, ठीक है। तो तो ये आज का अभी मैम तक पढ़ा सॉरी, है। एक पैथोलॉजिकल मींस जो हम ये पैथ लैब जाते हैं, जो वो लोग टेस्ट करते हैं, वो वाले? एक्चुअली ये जनरल है। पैथोलॉजिकल मतलब होता है किसी भी डिजीज से रिलेटेड। पैथो मतलब होता है कि बीमार व्यक्ति की का अध्ययन, ओके, राइट। तो अभी हमने जो पढ़ा है ना, इसमें बहुत सारे टर्म्स आपको नए लगेंगे, और अभी जो आगे हम पढ़ेंगे ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इस चीज को मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज हो इसलिए मैं ये पढ़ा रही हूँ। क्लियर है सभी को? और इसके टर्म्स याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि वो आप बार बार रिपीट करें, तो आपको धीरे धीरे, क्योंकि नई टर्मिनोलॉजी रहती है ना, तो वो थोड़ा सा माइंड ग्रास्प करने में टाइम लेता है और हमारे रेगुलर यूज में नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मैं बता इसलिए रही हूँ कि चूंकि जब भविष्य में आप लोग कहीं भी काम करेंगे योग में, तो मोस्टली जो मैंने आपको बोला था ना कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना, या रिपोर्ट है तो उसको देखना, या डॉक्टर से बात करना, या पेशेंट से बात करना, तो उन सब में ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी ही, है ना। देखिए सी क्या होता है कि कोई भी पेशेंट एक योग थेरेपिस्ट के पास कब आता है, जब वो चारों तरफ घूम चुका होता है। मतलब वो एलोपैथी भी ट्राई कर चुका होता है, आयुर्वेद भी ट्राई कर चुका होता है, होम्योपैथी, मतलब सारी चीज़ों, सारी तरह की जितनी पैथियाँ होती हैं उनको कर चुका होता है। और आजकल नेट पर इतना मटेरियल रहता है कि वो अपनी जो भी उसकी या उसके कोई भी जो डेरेस्ट वन होगा, उसकी जो भी प्रॉब्लम है, तो वो सारे नेट पे खगाल चुका होता है ना। तो जब वो आपसे बात करेगा तो वो टर्मिनोलॉजी में बात करेगा, क्योंकि वो उसी चीज में रह रहा है, बार बार परेशान हो रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है डॉक्टरों से, तो वो जनरल लैंग्वेज में आपसे बात नहीं करेगा वो व्यक्ति। और उस समय यदि आप उसकी टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं, तो तुरंत उसके मन में एक डाउट आएगा कि जब ये इसको ही नहीं समझ रहे हैं तो ये कैसे आगे करेंगे, है ना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएं और आप बोले फीवर है, डॉक्टर अंडरस्टैंड ही ना कर पाए फीवर मतलब क्या, तो ये डाउट आपके मन में भी आएगा ना कि फिर कैसे ट्रीट करेंगे। तो इसीलिए ये बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा इन टर्मिनोलॉजी को पढ़िए, और इसमें से कुछ ऐसे टर्म्स रहेंगे जो बहुत यूज आएंगे, कुछ ऐसे हैं जो कभी भी यूज नहीं होंगे, तो वो फिर जैसे भी आपकी लाइफ में, आपकी प्रैक्टिस में जो चीज़ें यूज होती हैं उनको आप लेते जाइएगा, जो नहीं होती हैं वो ऑटोमेटिक छूटती जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़े।
चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अभी तक हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को देखा। अब हम देखते हैं कि इनके एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्या होती है। ठीक है, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को हम एनाटॉमिकल वे में जब देखेंगे तो किस नाम से पुकारेंगे या उस समय उसको क्या टर्म हम यूज करेंगे। एनाटॉमी पोजीशन, जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इसमें आप देखिए, आपको कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं जो फर्स्ट पिक्चर है वो फ्रंट और बैक का है, और सेकंड पिक्चर जो है वो साइड का है। और ये स्टैंडिंग पोस्चर है, ऐसे ही सिटिंग होते हैं, ऐसे ही लाई डाउन होते हैं, तो ऐसे सारे पोस्चर होते हैं। अब इस पोस्चर में क्या दिखाया जा रहा है, बॉडी अलाइनमेंट। जो लगभग अबव 35 जो भी हैं, उनकी सबकी बॉडी मिसअलाइंड हो चुकी होती है। और मोस्टली कहाँ से मिसअलाइंड होती है, एंकल से, नी से और बेल्ट लाइन से, पेल्विक से। तो ये क्या तरीका होता है कि ये जो 4 पॉइंट हैं, ये दोनों एंकल हैं। मेरा कर्सर दिख रहा है ना आप लोगों को? ये जो एंकल के दोनों पॉइंट हैं, नी के दोनों पॉइंट को हम मिलाते हैं, ये हमारे पेल्विक के दोनों पॉइंट को और शोल्डर के दोनों पॉइंट को। तो ये हमको 4 पैरेलल लाइन मिलनी चाहिए। अगर ये पैरेलल नहीं मिलती हैं तो इट मीन्स बॉडी जो है वो अलाइन नहीं है। 4 हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन एंड 2 वर्टिकल पैरेलल लाइन। क्लियर? ऐसे ही जब हम साइड से लेते हैं तो हमको ये 4 हॉरिजेंटल पैरेलल लाइन मिलनी चाहिए और 1 वर्टिकल। और अगर ये एंगल 90 डिग्री लाइन के चारों ओर नहीं है, इट मीन्स बॉडी मिसअलाइंड है। और जब बॉडी मिसअलाइंड होती है तो कौन कौन सी बीमारियां मैन होती हैं? सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, स्लिप डिस्क, नी रिप्लेसमेंट, एंकल प्रॉब्लम। ये जो सारी बीमारियां हैं, इनका होने का मेन कारण ही होता है बॉडी मिसअलाइंड होना। इसका डिटेल में आप लोग यदि चाहेंगे, ये वैसे कोर्स में नहीं है, आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। देखिए इसमें एक ये करेक्ट पोस्चर दिख रहा है आपको, सेकंड इनकरेक्ट। तो अबव 35 लगभग सभी का ये जो नेक है ये थोड़ा सा सामने आ जाता है। ये बैंड दिख रही है लाइन, ये 180 डिग्री होना चाहिए, ये 175 हो गई। और जैसे जैसे ये नेक फ्रंट में आता है तो ये सर्वाइकल पर मान लीजिए सिर का वजन 10 kg है, एक एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, इमेजिनरी वेट है ये। तो ये जैसे जैसे आगे जाएगा तो ये इसका वेट बढ़ता जाएगा। मतलब इस कंडीशन में आपका जो सर्वाइकल है ये लगभग 15 kg को वेट कर रहा है। ये और आगे की तरफ इसका एंगल और डाउन होगा, वैसे वैसे वेट और बढ़ता जाएगा। तो जो एक सर्वाइकल होने की सबसे बड़ी वजह ये प्रॉब्लम होती है। शोल्डर राउंडेड होने लग जाएंगे। देखिए ये लाइन भी इसकी स्ट्रेट नहीं है, यहाँ से भी ये कर्व है, आपको दिख रहा है। तो ये जो दोनों शोल्डर 180 होना चाहिए थे वो नहीं होते। तो ऐसे ये पूरा बॉडी अलाइनमेंट चेक किया जाता है एक्सरसाइज या योग कराने के पहले। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उसके जो नेक ऑलरेडी सामने की तरफ झुकी हुई है और आप उसको नेक की फ्रंट बेंडिंग कराए जा रहे हैं, तो वो क्या करेगी, सर्वाइकल को और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। या मान लीजिए उसका लेफ्ट शोल्डर डाउन है, राइट अप है, और आप उसको लेफ्ट बेंडिंग कराए जा रहे हैं, तो वो उसकी प्रॉब्लम को और बढ़ा देगी। तो ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब एनाटॉमिकल पोजीशन किसी भी व्यक्ति के खड़े होने की एक्चुअल क्या होनी चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं, सिर से लेके यदि हम पूरी नीचे तक रेखा खींचें तो दोनों टोस के बीच से, दोनों नीज के बीच से, नेवल के ऊपर से, चेस्ट के बीच से, नोज के ऊपर से होती हुई जानी चाहिए। ये आइडियल पोजीशन है। तो जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में कोई भी हम स्टैंडिंग, सिटिंग या लेट के कोई भी पोस्चर करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि बॉडी को एनाटॉमिकल पोजीशन में सेट करना।
उसके बाद ही हम किसी पोस्चर में जाते हैं। इसको हम समस्थिति भी बोलते हैं। मतलब एक ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आप खड़े होने वाले कर रहे हैं तो ये खड़े होने की आपकी बेसिक पोजीशन हो गई, बैठने की अलग होती है, तो इसी तरह सब होती। तो इसमें देखिए जो पाम्स हैं वो बाहर की तरफ हैं, हेड आई लेग पैरेलल हैं, दोनों टोस टुगेदर, दोनों पैर जुड़े हुए हैं। अगर आप अभी खड़े होंगे, अभी आप लोग अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं, सभी इतना स्पेस होगा, खड़े हो सकते हैं। अब लेग्स के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस कर लें। देखिए आपको अपना ऑब्जर्वेशन खुद करना है, मुझे आप नहीं दिख रहे हैं। दोनों लेग्स के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस कर लें, पैरों को दूर दूर अपार्ट योर लेग, ठीक है। अब देखें अपने पैरों की तरफ, 1 फीट का अंतर किया दोनों पैरों के बीच में, दूर दूर फैला लें पैरों को। रितु जी डिस्टेंस बढ़ाएं 1 फीट का, आप बहुत कम किए हैं, और बढ़ाएं 1 फीट मतलब 12 इंच। कमर के बाहर आपके पैर जाने चाहिए, आपके जो बटक्स हैं उसके बाहर। अब देखें अपने टोस को, मुझे हाथों से बताएं कैसे पोजीशन में है, ऐसे में है कि कैसे हैं। वी शेप बना रहे हैं दोनों आपके टोस जो हैं, ज्यादातर लोगों के ऐसे होंगे, वी शेप में होंगे, है ना। पैर के अंगूठे थोड़े से बाहर, एड़ी अंदर, है सभी के? थम्स अप करके बताइए, है ना। अब ये सिंबल क्या है कि आपका जो एंकल है वो 10 डिग्री से मिसअलाइंड हो चुका है, ठीक है। अब धीरे धीरे दोनों टोस को अंदर की तरफ लाएं, पैरेलल करें, गैप बढ़ाएं। रितु जी गैप रखने में क्या कंजूसी, बढ़ाएं पैरों के बीच में। जब तक आप गैप थोड़ा बढ़ाएंगे नहीं, फील नहीं कर पाएंगे। अब सिर्फ पैरों के अंगूठे को अंदर की तरफ लाके पैरेलल करें। ऐसा लगा नी में कुछ ऐसा घूमा, ट्विस्ट हुआ, फील हुआ, ठीक है। थोड़ा सा खड़ा रहना मुश्किल हो रहा। अब इसी पोजीशन में एक काम करिए, अपने पूरे बॉडी का वेट राइट साइड, राइट लेग पे रखिए, बिना पैरों को हिलाएं, सिर्फ बॉडी का वेट राइट साइड रखना। जो पोजीशन जो मैंने बताई ना वो वैसे ही रखिए, पैरेलल करके। रख पा रहे हैं? नहीं रख पा रहे? अगर आप पैर ऐसे रखे हैं तो आप बॉडी का वेट एक पैर पे नहीं रख पाएंगे, वो दोनों पर ही इक्वल रहेगा। अगर आपके लेग ऐसे हैं, अब टोस को बाहर करिए और अब रख के देखिए बॉडी का वेट एक साइड। इजीली हो पा रहा, ठीक है। तो ये जो क्या होता है कि जब एक हैबिट हो जाती है, जब भी हम खड़े होते हैं ना, तो कई लोग राइट साइड वेट रख के खड़े होते हैं, कई लोग लेफ्ट साइड, तो वो उनकी हैबिट में हो जाता है। बैठ जाएं अपनी जगह पर। तो वो ये नहीं सोचते हैं उस समय कि मैं अभी 1 घंटे तक राइट लेग पे अपने पूरे बॉडी का वेट रखा था, अब लेफ्ट पे रख लूं। ऐसा विचार आता क्या मन में? कभी नहीं आया होगा, है ना। तो उससे होता क्या है कि आप एक पैर पे लगातार अपने, मान लीजिए आपकी अपर बॉडी का वेट जो है वो 40 kg है सपोज, है ना। तो आपके दोनों लेग्स पे 20 kg वेट होना चाहिए, राइट, एज अ नेचर। लेकिन आप एक पर ही 40 kg रखें, तो नतीजा क्या होता है कि जो जिस साइड वेट रख के खड़ा होता है वो लेग, अब शॉर्ट होता है तो स्पेस कहाँ कम होगा? उसका जो हिप जॉइंट है, उसका जो नी जॉइंट है, उसका जो एंकल जॉइंट है, बाकी तो कहीं गैप जगह है नहीं। तो जो इन 2 बोन के जॉइंट्स के बीच में इस तरह से जो गैप रहता है वो कम होता जाता है। अब एग्जाम्पल हम नी का लेते हैं, तो नी का जॉइंट कैसा होता है? एक ऐसा बाउल शेप होती है और एक काइंड ऐसा बॉल होता है, और इन दोनों के बीच में गैप होता है। यहाँ पर एक कार्टिलेज होता है, कुशन, उसके अंदर एक ग्रीस वाला मटेरियल, सोवेनियल, भरा रहता है। अब जब ये गैप कम होता है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, जिसको हम गलत लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि नी में गैप आ गया। वो एक्चुअली गैप आता नहीं है, गैप कम हो जाता है। और जैसे ही ये नीचे गया तो क्या होगा कि इसका जो ये कॉर्नर है या ये कॉर्नर है, ये इस तरह से फ्रिक्शन करने लगेगा,
जब फ्रिक्शन करेगा तो वो कार्टिलेज को रैप्चर करेगा, रैप्चर करेगा तो वो सोवेनियल कार्टिलेज फटेगा, सोवेनियल फ्लूइड जो है वहां से बाहर हो जाएगा और फाइनली आपको नी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आपको इन द सेंस किसी को भी, आपको ना हो लेकिन किसी को भी जो नी की प्रॉब्लम होती है वो इस तरह से शुरू होती है। तो जो नी प्रॉब्लम है, एंकल प्रॉब्लम है, स्कॉलेसिस है और लॉर्डोसिस है, सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ बॉडी के मिस अलाइनमेंट के, मतलब आपके पोस्चर डिफॉर्मेशन से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं उसके कारण होती है। क्लियर हुआ? तो जब भी हम योग करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चाहे हम वो खड़े होके कर रहे हों, बैठ के कर रहे हों या कैसे भी कर रहे हों, ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपनी बॉडी को सम स्थिति में रखें, उसके बाद ही हम शुरू करें। ठीक है? चलिए प्रीति जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ मैम, आपने 2 टर्म यूज किए, एस्कोलिसिस एंड लार्डोलिसिस, तो आप थोड़ा सा बताएंगे क्या प्लीज, व्हाट इज इट? ये स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। स्पाइन का हमारा एक नेचुरल शेप होता है, वो जब और अधिक कर्व हो जाता है तो ये बीमारियां होती हैं। ठीक है मैम वन मोर थिंग, नी में जो आपने बताया कि जो हमारे पोस्चर के गलत होने की वजह से नी का गैप कम हो जाता है ना? तो मतलब कार्टिलेज रप्चर हो जाता है और साइवोलियल फ्लूइड जो है वो सोवेनियल। साइनोवियल। तो मैम ये पोस्चर इनकरेक्ट से ही होता है या ये जेनेटिक भी होता है? बिकॉज ये मेरे पैटर्नल साइड में फैमिली दर फैमिली हर एक को चलता ही चला आ रहा है, तो इज इट जेनेटिकल ऑल्सो? जेनेटिकल ये नहीं होता है मोस्टली, ये पोस्चर डिफेक्ट ही है। Okay. जेनेटिकल तब होता है कि जब बिना किसी कोई भी प्रॉब्लम के वो फ्लूइड जो है वो ड्राई हो जाए। Okay. क्योंकि जो नी प्रॉब्लम होती है ना, वो भी कई तरह की होती है और कई तरह से होती है। या मान लीजिए उनको ऑस्टोपोरोसिस है तो उनकी बोन, वो ऑस्टोपोरोसिस चला आ रहा है हर पीढ़ी में, तो वो उनकी बोन जो है उनमें प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके कारण भी नी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि उनको किस टाइप की नी प्रॉब्लम। ओके, ठीक है मैम। हाँ रितु जी बोलिए। रितु जी आपका कुछ क्वेरी है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। मैम ये पोस्चर का ही पूछना है मुझे कि जैसे एज वाइज हमारा पोस्चर बिगड़ता है तो उसको कैसे ठीक करना है, और जैसे मेनोपॉज के बाद हमारा विटामिन और कैल्शियम वगैरह कम होने लगता है, उससे भी हमारे नीज में प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे ठीक रखना है? एक्चुअली इसमें देखिए, जो पोस्चर चेक करने के तो बहुत सारे तरीके आपको नेट पर मिल जाएंगे, आप उसमें खोल के देख सकते हैं हाउ टू चेक पोस्चर, करेक्ट पोस्चर डालेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सेकेंड ये है कि मेनोपॉज के बाद तो कैल्शियम और D3 की डेफिशिएंसी सभी को होती है लगभग, तो बेटर होता है कि थोड़ा आप अपने जो आप फूड ले रहे हैं उस पर ध्यान दें और थोड़ा सा ध्यान दें कुछ सप्लीमेंट पर, क्योंकि आफ्टर मेनोपॉज आपको D3 और कैल्शियम थोड़ा बहुत तो आप, अगर मेरे ख्याल से आप साल में 2 या 3 बार भी ले लेते हैं तो वो भी सफिशिएंट है। और थोड़ा सा डाइट पर ध्यान रखें उसके साथ कि वो थोड़ा कैल्शियम रिच हो, D3 उसमें मिले, तो दोनों को आप मैनेज कर। सप्लीमेंट, कोई नेचुरल सप्लीमेंट जो हम ले सकें? नेचुरल आप देखेंगे तो नेट पर अगर आप डालेंगे ना D3 फूड विद D3 एंड कैल्शियम, तो आपको वो पूरा लिस्ट मिल जाएगा
कि कौन कौन से फूड हैं जिनमें ये बहुत अधिक होता है, तो आप उनको अपने खाने में शामिल कर लें, जैसे दूध है ना। नहीं मैम, सप्लीमेंट्स कह रही हूँ, कोई नेचुरल जैसे नेचुरल सप्लीमेंट तो देखिए, जैसे एक चूने का पानी, लाइम वाटर होता है, लेकिन लाइम वाटर बस लेने से इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर D3 नहीं है आपकी बॉडी में, तो लाइम वाटर लेने पर भी आपकी बॉडी, आपका गट्स जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि D3 की एब्सेंस में कैल्शियम एब्जॉर्बेशन नहीं होता है। या आपको मान लीजिए थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड में भी कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में बॉडी को प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए वो डिपेंड करता है कि आप किस सिनेरियो में हैं, आपका क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या आपके साथ है, तो उस तरह से आपको फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या। मेरे को अभी जैसे मल्लासन में बैठने से ही प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो अभी मैं B6 का वैसे ले रही हूँ साधना सेशन, तो मुझे अब उत्कटासन कराने में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने चूना राजीव दीक्षित का सुन के थोड़ा सा, बहुत मामूली सा चूना पानी में घोल के पीना शुरू किया, तो ठीक, वो आप ठीक बोल रही हैं, वो आप ले सकती हैं, लेकिन मान लीजिए यदि आपकी बॉडी में D3 की कमी है, तो आप कितना भी कैल्शियम ले लीजिए, भाई गट्स ही आपका एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी में सप्लाई करेगा ना कैल्शियम, तो D3 की एब्सेंस में आपका गट्स कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। तो उसके लिए विटामिन D का पाउच हम मतलब वीकली या 15 दिन में ले सकते हैं? हाँ, उसका देखना पड़ेगा, या तो आप एक बार टेस्ट करा लीजिए कि D3 और कैल्शियम और B12 इनका स्टेटस क्या है, इन तीनों का, उसके बाद डोज सेट करिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि डेफिशिएंसी किस लेवल की है, तब तक आप डोज सेट नहीं कर सकते हैं। ठीक। मैम, मेरा भी एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया पोस्चर अलाइनमेंट, तो अभी जैसे हम एक सिंपल टेस्ट किया तो वहां से थोड़ा पता चल गया कि हमारे फीट्स वी बने हुए हैं या पैरेलल हैं, पर जैसे कई बार हमें किसी पर्टिकुलर बॉडी एरिया में जैसे पेन होता है, तो हम उसको मतलब क्या ये आगे हमें भी ये बताया जाएगा कि जैसे हमें ये नहीं पता कि वो बोन में पेन है या मसल्स में पेन है या वेन्स में प्रॉब्लम है या किस पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम है, तो उसको मतलब जैसे एक होता है ना कि डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर चेक करता है, पर कई बार डॉक्टर भी कहते हैं कि नहीं, ये तो आपका स्पैज्म हुआ है, और इट कुड बी इन द बोन आल्सो। तो क्या इस चीज को भी हम आगे समझेंगे इन डिटेल कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम कहाँ है एक्चुअली? हम आएंगे ना स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, तब उसमें आपका ये पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है। चलिए, कोई और क्वेश्चन है क्या तो ले लें, अदरवाइज फिर हम कल इसको कॉल्स ले रहे हैं, सारा दिन भी पूछ सकते हैं हम आपसे। नहीं नहीं, इतने सारे मत पूछिए, मालूम पड़ा मैं ही आंसर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उनको नोट करके जरूर रखिए, हम धीरे धीरे सारे सॉल्व भी करेंगे। कुछ अभी मुझे ना हफ्ता 15 दिन से ही थोड़ा सा महसूस हुआ कि मेरे को सर्वाइकल का भी इशू बहुत पहले था, अब दोबारा से वो लिखने की वजह से यहाँ पेन आ गया, और ये नीज में भी आ रहा है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा पूछना था आपसे। आप अलग से कॉल करके पूछ लीजिएगा, है ना, पर्सनल का हम अलग से पूछ लें तो अच्छा रहेगा, एक तो आप फ्री होके बता पाएंगे, दूसरा सभी का समय बच जाएगा, है ना। तो शाम के समय पर्सनल जिनको भी ऐसा कुछ है तो वो कॉल कर सकते हैं, वैसे कॉल मुझे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार कुछ सेशन चलते रहते हैं तो उस दौरान मैं नहीं उठाती हूँ, और अभी आप लोगों के नंबर मेरे पास सेव नहीं है, तो वो अननोन नंबर मुझे दिखेगा, प्रॉब्लम ये है। तो या तो अगर नहीं उठता तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दें, है ना। और योग थेरेपी के लिए हमने जो आपसे कोर्स के बारे में भी बात की थी, हाँ हाँ, हम सभी लोग ज्यादातर रेडी हैं। देखिए, अगर आपका सेकेंड ईयर में ऐसा होता है कि आप लोग योग थेरेपी ले ही रहे हैं, मैं जो सेशन चलाती हूँ वो इस तरह से एक मिनट ना,